नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उन्नति प्रॉपर्टी गाज़ियाबाद में। मेरा नाम हिमांशु है और मैं उन्नति प्रॉपर्टी के नाम से राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में पिछले कई वर्षों से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा यही रहता है कि लोगों को एजुकेट करना, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं जो नॉलेज नहीं है उनको देना। ठीक है। मेरा इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने वो बनाया था कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, सुपर एरिया क्या होता है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है, इसको लेकर ये टॉपिक बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको सारी जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट होना क्यों ज़रूरी है, क्या उसके अंदर रेंट टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी ओनर है जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहता है, और एक व्यक्ति है जो किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहता है। जब दोनों ही पार्टियां एग्री होती हैं तो उनमें एक रेंट एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी होता है, कि अगर फ्यूचर में कोई मतभेद हो जाए दोनों पार्टियों में, तो उस रेंट एग्रीमेंट के बेस पे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो एज ए टेनेंट आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप टेनेंट हैं और आपको ओनर एकदम बोले कि आपका जो रेंट है मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बीच पीरियड में ही बोले कि मैं आपका रेंट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो रेंट एग्रीमेंट आपका 11 महीने का वो एंड हो रहा है, तो वो ओनर बोलता है अचानक मैं तो आपका रेंट 25% तक इंक्रीज़ करूँगा। जबकि एक जो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होता है रेजिडेंशियल केस में, उसमें 11th मंथ के बाद जो रेंट इंक्रीज होता है वो जनरली 10% होता है। लेकिन ओनर अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो ओनर बोल सकता है कि मैं तो 25% इंक्रीज करूँगा। एक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ओनर बोले कि प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनसिपलिटी टैक्स आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आप कहेंगे मेरा टेनेंट हूँ, मैं क्यों पे करूँगा। यही यहाँ पे ही रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें सब चीज़ क्लियरली मेंशन रहती है। या बोले कि वैसे सोसाइटी में रिनोवेशन हो रहा है, रिनोवेशन का चार्ज आपको देना पड़ेगा, ओनर बोले कि टेनेंट आपको देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे यार ये भी मेरे में नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ सकती है। या आपको बोले कि अचानक ही आपको बोले कोई नोटिस दिए बगैर कि आपको मेरा फ्लैट खाली कर दीजिए, तब आपको क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको शिफ्टिंग चार्ज वगैरह ये सब फेस करना पड़ेगा, और मेंटल और हरासमेंट अलग से होगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद क्या है कि अगर वो कहता है कि अगर आप नहीं पे करेंगे तो मैं आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट में कट कर लूँगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर ये सारी जो मैंने प्रॉब्लम बताई एज ए टेनेंट बताई आपसे, एज ए टेनेंट आपको अगर रेंट है, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो एज ए ओनर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपके पास प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट नहीं है और आपका टेनेंट क्या करता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई इलीगल एक्टिविटी शुरू कर देता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। या आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो उसमें बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर देता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। या आपका जो टेनेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी किसी को फर्दर रेंट पे किसी और को दे देता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। या आपका टेनेंट है वो झगड़ालू किस्म का है, वो अपने पड़ोसी झगड़ा कर लेता है, या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपका फ्लैट रेंट जो दिया हुआ है उसे खाली करने से मना कर देता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये एज ए ओनर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन सब बातों को से दूर बचने के लिए तो आपको एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है ना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने या देने के लिए क्या क्या स्टेप को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले एज ए टेनेंट आपको एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी पड़ती है कि आपका एक वो होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट था, आपको 2 BHK चलेगा, 3 BHK चलेगा। सबसे पहले तो आप वो फाइंड आउट करोगे कि आपने एक अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एक चूज़ किया कि आपको 2 BHK चलेगा। अब 2 BHK चलने के बाद उसको आप कैसे लेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, या तो ऑनलाइन लेंगे या किसी ब्रोकर के थ्रू जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन लेना है ब्रोकरेज के थ्रू। सबसे पहले आपने क्राइटेरिया बनाइए, उसके बाद क्या, जब आपने प्रॉपर्टी फिक्स कर ली और फाइंड आउट कर ली, तो ब्रोकर जो होता है वो आपको ओनर और टेनेंट को मिलवा देता है। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं, उसमें ही रेंट है वो नेगोशिएट होता है, तो सब उसमें बैठ के नेगोशिएशंस होती है। अब नेगोशिएशन होने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो एज ए
टेनेंट आपको ओनर की डिटेल पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक फ्लैट 2 BHK फ्लैट रेंट पे लेने गए हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी बिना ओनर की डिटेल जाने ही ले ली और बाद में पता लगा वो तो एक्चुअल ओनर था ही नहीं, तो ऐसे में आपके ओनर की डिटेल पता होनी चाहिए। बहुत से केसेस में क्या होता है कि ओनर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, तो वो इस केस में क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अपने परिवार में से किसी को पावर ऑफ अटर्नी देनी चाहिए, दे देते हैं कि वो उनके बिहाफ पे वो साइन कर सकता है रेंट एग्रीमेंट सब कुछ। तो आपको ओनर की डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब एज ए ओनर आपको टेनेंट की सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि भाई टेनेंट कहाँ से है, कैसे है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस टेनेंट की पुलिस वेरिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को अपना फ्लैट रेंट पे देते हैं तो उस टेनेंट की पुलिस वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास टेनेंट की आईडी और एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। इसमें क्या उसकी नेम, एड्रेस, फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ होता है, तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आता है कि उसकी जो टेनेंट है उसकी पेइंग कैपेसिटी भी चेक करनी पड़ेगी। मान लो आपका 2 BHK फ्लैट है, उसका रेंट है 10,000 प्लस मेंटेनेंस, मतलब टोटल मिला के वो 14,000 हुआ। 14,000 उसका रेंट है और उसकी जो पेइंग कैपेसिटी ही 20,000 है, तो वो कहाँ से आपको रेंट पे कर देगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। फिर हम ये चेक करते हैं कि टेनेंट का बैकग्राउंड क्या है, या फैमिली वाला है या बैचलर है या सेल या बिजनेसमैन है। ठीक है, बहुत से लोग बैचलर को अपना फ्लैट देना पसंद नहीं करते हैं, बहुत से बिजनेसमैन को देना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि वो आपके जो क्राइटेरिया है एज ए ओनर की, जो टेनेंट की जो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक स्टैम्प पेपर पे लिखी जाती हैं और उसमें ओनर और टेनेंट जो हैं और 2 विटनेस के साथ उस पर साइन होते हैं। ठीक है, अब एक ड्राफ्ट है वो, लेकिन जब उसकी नोटरी हो जाती है तो वो रेंट एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नोटरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 11th मंथ का है तो नोटरी ही काफ़ी है, लेकिन अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा का है, मान लो 11 महीने से ज़्यादा का है, जैसे बिजनेस प्रॉपर्टी है उसका 3 साल का है, तो उस केस में रेंट एग्रीमेंट नोटरी से नहीं चलेगा, उसके लिए रजिस्टर एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, जब आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, नोटरी हो जाती है, तो लास्ट स्टेप है आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है कि ब्रोकरेज कितना तय हुआ, ये सब उसमें तय हो रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है। अब क्या होता है, एक ही जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं या देते हैं तो उसमें बहुत सी बार ब्रोकरेज 2 ब्रोकर हो जाते हैं, एक ओनर की तरफ से होता है, एक टेनेंट की तरफ से होता है, तो आपको दोनों को ब्रोकरेज देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है एक ही ब्रोकर है दोनों की तरफ से, तो जो ब्रोकरेज होता है वो आपको डिसाइड होता है, वो आपको नोटरी के टाइम उसके बाद में आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि बहुत सी सिटीज़ में क्या होता है कि हर रिन्यूअल पर आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। मान लीजिए मुंबई एक सिटी है, उसमें आप कोई अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो जब वो रेंट एग्रीमेंट रिन्यूअल होगा आपको हर बार आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी सिटीज़ में क्या है, जैसे गाजियाबाद की हम बात करते हैं, गाजियाबाद में क्या है कि आपको 1 टाइम ही ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद आप वो ओनर और टेनेंट अपना रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करवाते रहेंगे, जब तक उनको रहना रहेंगे तो आपको ब्रोकरेज 1 टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था फाइनल स्टेप जो आपको प्रॉपर्टी रेंट पे लेते समय फॉलो करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है और रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या मेंशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कि रेंट एग्रीमेंट की स्टार्ट डेट और एंड डेट उसमें क्लियरली मेंशन रहती है कि 11 मंथ के लिए बना है तो किस डेट से किस डेट का आपका बनेगा। उसके बाद उसमें क्या होता है कि ओनर और टेनेंट की डिटेल होती है, जैसे कि ओनर और टेनेंट का मोबाइल नंबर, नाम और कितने फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, ये सब डिटेल रहती है टेनेंट की। और ईमेल रहती है। ईमेल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ईमेल क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ कि जैसे कि जब टेनेंट शिफ्ट करता है सोसाइटी के अंदर तो ओनर अपनी ईमेल आईडी से मेंटेनेंस ऑफिस में मेल करता है कि फला फला पर्सन ये एंटर कर रहा है, इसको अलाउ किया जाए, और उसकी नाम और आईडी के साथ भेजा जाता है। तो ईमेल वहाँ ज़रूरी हो गया। दूसरा, अगर लीगल कोई फर्दर कोई काम होता है तो ईमेल एक लीगलाइज ऑथराइज चीज़ है कि आप उसके थ्रू जो भी कन्वर्सेशन करते हैं वो लीगली ऑथराइज होती है। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई परमिशन है तो टेनेंट को कोई परमिशन चाहिए तो ओनर क्या होता है मेल कर देता है सीधा मेंटेनेंस ऑफिस में, तो वो ऑथराइज होती है। तो ईमेल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल होती है।
प्रॉपर्टी डिटेल में क्या होता है कि जैसे कि आप अपने फ्लैट में क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं किचन दे रहा हूँ, रूम, बालकनी, ये सब आप वॉशरूम्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे कि किसी का एक फ्लैट है, उसमें एक सर्वेंट रूम भी है, तो ओनर बहुत सी बार क्या करता है कि सर्वेंट रूम को रेंट पे नहीं देता, उसमें कुछ अपना सामान या वगैरह जो अपना होता है वो उसमें रख लेता है। तो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो आप प्रॉपर्टी डिटेल होना यूँ ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या आप रेंट पे दे रहे हैं। उसके बाद एक चेक लिस्ट होती है। मान लीजिए कि आपने कोई, बहुत सी बार क्या होता है कि एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट रेंट पे दिया जाता है, उसमें ये होता है कि भाई मैं टेनेंट को एक फ़ैन दे रहा हूँ, 5 पंखे हैं, फैन है, ठीक है, उसके बाद लाइट है, कर्टेन रोड्स है, कर्टेन्स है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी चीज़ें हैं वो चेकलिस्ट में दी जाती हैं। जब वो आपका रेंट एग्रीमेंट पूरा हो जाता है और टेनेंट उसको रिन्यूअल नहीं करना चाहता या ओनर रिन्यूअल नहीं करना चाहता, तो उस चेकलिस्ट के आधार पर देखा जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ें दी थी और उसको चेक किया जाता है, ठीक है। इसलिए चेकलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है कि पर्पस ऑफ एग्रीमेंट क्या है, कि आप अपनी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस से दे रहे हैं या बिजनेस पर्पस से दे रहे हैं, तो ये भी बहुत होना चाहिए। उसके बाद जो रेंट है वो कैसे पेड किया जाएगा टेनेंट के द्वारा, या तो यूपीआई से या चेक से। अगर चेक से दिया रहा है तो बैंक डिटेल दी जाती है, भाई ओनर की बैंक डिटेल होगी, उसके थ्रू इस पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ना डेट डिसाइड की जाती है कि इस डेट तक रेंट आना कंपलसरी है। अगर टेनेंट उस डेट को देने में फेल हो जाता है कि भाई जैसे कि आपने 7 तारीख मेंशन की हुई कि हर महीने के 7 तारीख को मेरा रेंट आना कंपलसरी है, और उसमें टेनेंट वो देने पे फेल हो जाता है, तो उसको पेनल्टी होती है। पेनल्टी दोनों पार्टी बैठ के डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि अगर डिले करते हैं तो पर डे के 100 रुपीज़ का आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होना भी, इसमें सब मेंशन रहता है, ये होना भी ज़रूरी है बहुत। उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज, कि भाई मेंटेनेंस चार्ज जो हैं, जो आपने रेंट जो दिया है वो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस है या एक्सक्लूडिंग है। अगर एक्सक्लूडिंग है तो मेंटेनेंस चार्ज टेनेंट के द्वारा पे किए जाएंगे। उसके बाद जैसे होता है प्रॉपर्टी टैक्स है, म्यूचुअल टैक्स है, ये ओनर पे करेगा। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि जब रिन्यूअल होगा आपके रेंट एग्रीमेंट का, जैसे 11 मंथ का पीरियड पूरा हो गया तो ओनर रेंट 10% इंक्रीज़ करेगा। तो ये भी क्लियरली मेंशन रहता है। इस बार बहुत सी बार क्या होता है कि रेंट एग्रीमेंट में आपको बताया था मैंने कि अगर वो 25% कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना, उसको शिफ्टिंग चार्ज और मेंटेनेंस सब कुछ होगा टेनेंट को। तो इसलिए क्लियरली मेंशन होता है कि 11th मंथ के बाद आपका रेंट 10% इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ये भी कंपलसरी है। फिर आजकल एक टर्म आ गई है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड होता है, मान लो आप एक टेनेंट है या ओनर, दोनों के लिए है वो। अगर आपका लॉक इन पीरियड 6 मंथ है, अगर 6 मंथ से पहले या टेनेंट देना चाहे या ओनर उसको हटाना चाहे, तो आपका लॉक इन पीरियड जो उसमें डिटेल होती है कि उसमें एक अमाउंट मेंशन कर दी जाती है कि अगर 6 मंथ से पहले टेनेंट छोड़ता है तो टेनेंट को वो अमाउंट ओनर को पे करनी पड़ेगी, और ओनर उसको टेनेंट को निकालता है तो उसको वो अमाउंट टेनेंट को पे करनी पड़ेगी। तो ये लॉक इन पीरियड का नया कॉन्सेप्ट आ गया है, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, दोनों के लिए ही अच्छा है। क्योंकि आप ना बार बार जैसे ब्रोकरेज देना आई और जो हरासमेंट होता है उससे बचना चाहते हो, तो लॉक इन पीरियड होना जरूरी है। उससे पहले अगर ओनर भी सोचेगा कि मैं इसको जल्दी निकालूंगा तो मुझे ये अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी, और टेनेंट भी सोचेगा अगर मैं 6 महीने से पहले जाऊँगा तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक ये होता है, एक उसमें रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन रहता है कि अगर 6 महीने के बाद या 6 महीने से पहले भी अगर ओनर उसको टेनेंट को निकालना चाहता या टेनेंट वहाँ से उसको अपने फ्लैट को छोड़ना चाहता है तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। अगर ओनर निकालेगा तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड टेनेंट को देगा, अगर टेनेंट छोड़ना चाहता है तो वो 1 मंथ का नोटिस पीरियड ओनर को देगा। इससे क्या है कि अगर ओनर को पता हो जाता है कि 1 मंथ में भाई ये खाली करने वाला, तो वो दूसरे को ढूंढ लेगा जो उसका लॉस ना हो, किसी भी एक भी दिन का लॉस ना हो, वो दूसरा आके रहने लगे। अगर ओनर टेनेंट को दे देता है, टेनेंट को ये हो जाता है कि भाई 1 महीने बाद मुझे खाली करना है, तो वो प्रॉपर्टी दूसरी देखनी शुरू कर देता है। तो दोनों के लिए ही फायदेमंद है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें रेंट एग्रीमेंट में क्लियर मेंशन रहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि मैंने रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सब चीज़ें बताई हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि, तो मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।